चैप्टर का नाम है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, आ रहा है कि नहीं? चलो चलो ठीक है, लिख लो आप सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, चैप्टर है ये। ठीक है, नहीं आ रहा है, चलो जाने दो, आज ज़्यादा वो नहीं करना है, मतलब डेरिवेशन नहीं है कोई। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोग समझे होंगे ना पहले। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि आपका कोई दो आपके पिंड हैं यानी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में एक गुण होता है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और उसी को क्या कहते हैं गुरुत्व, यानी जिस आकर्षित करते हैं, और इस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? कोई भी दो पिंड होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यही जिस जो आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले हम कैपलर के नियम के बारे में समझते हैं। कैपलर ने ग्रह संबंधी, ग्रह समझते हो ना, क्या होता है ग्रह? किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। समझ में आई बात ना? और ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब ये सैटेलाइट आपकी दो प्रकार की होती है, या तो नेचुरल होती है या फिर मानव निर्मित होती है। समझ में आ गई बात ना? तो अगर मानव निर्मित होती है, जिसका हम यूज करते हैं आपके डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, मान लो किसी चीज़ को देखने के लिए, इन सब के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मानव निर्मित सैटेलाइट। और नेचुरल सैटेलाइट आपका पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा है। समझ में आ रही बात ना? ऐसे अलग अलग ग्रहों के पास अलग अलग उपग्रह हैं, और इन आकाशीय पिंडों का अध्ययन कैपलर ने किया था, और उन्होंने 3 नियम दिए थे। समझ में आ गई बात ना? तो इन तीनों नियमों को हम समझते हैं इसमें पहले, उसके बाद फिर आएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम आएगा। तो लिखना पहले ग्रह गति संबंधी नियम। ग्रह गति संबंधी नियम। ठीक, तो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कैपलर ने दिया था। तो लिखना पहले कैपलर के नियम, हेडिंग डालना कैपलर के नियम। ये लिखते लिखते आ जाएगा, जब थोड़ा सा हो जाएगा ना। कैपलर के नियम हो गया। तो पहला नियम लिखना, प्रथम नियम, पहला लिखना प्रथम नियम, और ब्रैकेट में लिख लेना दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं का नियम। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं का नियम। ठीक, तो क्या है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं का नियम। हम दीर्घवृत्त के बारे में हम आपको बताए थे। क्या दीर्घवृत्त होता है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे 2 खूंटियाँ लगा दो, बताए थे ना, और एक धागा ले लो, और धागे को एक सिरा इसमें एक सिरा इसमें बांध दो, और ऐसा इसे घुमा दो, तो ये जो आकृति बनती है क्या बनती है, दीर्घवृत्त की आकृति बनती है। समझ में आ रही बात ना? और इसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये जो बिंदु होते हैं दोनों, इनको हम क्या कहते हैं, फोकस। तो दीर्घवृत्त में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो इन्होंने जो पहला नियम दिया, उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई तारा है और तारे के चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो उसके चक्कर का जो पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, और तारा उसके एक फोकस पर होता है।
समझ में आई बात। तो कोई भी ग्रह जो होता है वो किसी तारे का चक्कर लगा रहा है, यानी कोई ग्रह यदि किसी तारे का चक्कर लगा रहा है तो वो किस आकृति में लगाएगा, दीर्घवृत्ताकार आकृति में लगाएगा। और वो तारा कहाँ पे रहेगा, दीर्घवृत्त के एक फोकस पर रहेगा। ये केपलर का प्रथम नियम है। समझ में आ गई बात ना। तो दीर्घवृत्त समझ गए आप लोग। तो दीर्घवृत्त में कितने फोकस होते हैं, 2। तो किसी एक में तारा रहेगा और इस पथ पे कौन चक्कर लगाएगा, ग्रह चक्कर लगाएंगे। समझ में आ गई बात ना। तो जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य का एक तारा है और पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो सूर्य कहाँ पे रहेगा, इसके ये किसी एक फोकस पे रहेगा और जो आपका ग्रह है यानी पृथ्वी है ये इस पर चक्कर लगाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो ये जो है केपलर का प्रथम नियम है। समझ में आ गई बात ना। हाँ तो लिख लो इसको। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसके फोकस पर सूर्य स्थित रहता है। इसके फोकस पर सूर्य स्थित रहता है। हो गया। तो हम क्या बताएं, जो ग्रह का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं, और जो तारे का चक्कर लगाए उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और जो खुद प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। क्या सूर्य किसी से प्रकाश लेता है क्या, तो सूर्य क्या है, एक तारा, वो खुद जलता है। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो खुद प्रकाश का स्रोत हो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। और तारा का चक्कर कौन लगाता है, ग्रह लगाते हैं। और ग्रह का चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह लगाते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो इस प्रकार तारा, ग्रह, उपग्रह होते हैं। तो अगर कोई तारा का चक्कर लगा रहा है ग्रह, तो किस पथ में लगाएगा, दीर्घवृत्ताकार में लगाएगा। और वो तारा कहाँ पर रहेगा, उसके फोकस पर रहेगा। समझ में आ गई बात ना। तो ये जो है केपलर का प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम लिखना, क्षेत्रीय चाल का नियम। हो गया। क्या है, क्षेत्रीय चाल का नियम, द्वितीय नियम। अब इसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जैसे देखो, अब ये आपका सूर्य यहाँ पे है, इधर बनाए, दूसरा किस काम का है, दूसरा किसी एक पे रहेगा। तो मतलब अब दीर्घवृत्त बनाने के लिए अब 2 फोकस चाहिए, तो किसी एक पर तारा रहेगा, दूसरा खाली रहेगा। ठीक ना। तो जैसे देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका दीर्घवृत्त बन गया और इसका क्या बन गया, ये 2 फोकस बन गए। और मान लो इस पे क्या है, एक सूर्य है, सन है। ठीक ना, इस फोकस पर क्या है, सन है। तो ये दूसरा नियम क्या कहता है, जैसे मान लो और यहाँ पे अपना पृथ्वी है, तो यहाँ से इसके फोकस से यहाँ पे आप जो है इसका त्रिज्या खींचो और यहाँ से इसकी त्रिज्या खींचो, तो ये कुछ एरिया बन रहा है ना। ठीक है। अब यहाँ पे अब ये ग्रह जो है, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, घूम करके यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी आएगी, तो इसका फोकस फिर इसी एरिया बनेगी। ठीक, ये भी कुछ एरिया है। तो इन्होंने क्या कहा कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। अब देखो, जैसे यहाँ सूर्य के पास आ गया, ये ग्रह सूर्य के पास है यहाँ पे, और यहाँ सूर्य से दूर है, तो कौन क्षेत्रफल, अगर मान लो ये क्षेत्रफल A1 है, ये क्षेत्रफल A2 है, तो कौन छोटा है,
A1 छोटा है ना, तो इन्होंने क्या कहा कि समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। यानी कि समान समय अंतराल, यानी अब मान लो जैसे समय अंतराल समान रहेगा और क्षेत्रफल भी समान पार करना है, तो ये क्षेत्रफल छोटा है ना, तो समय अगर 1 मिनट है, मान लो कि 1 मिनट में समान क्षेत्रफल पार करता है, तो अगर 1 मिनट में ये छोटा क्षेत्रफल है, ठीक। अब यहाँ पे फिर और आएगा, यहाँ पे फिर जब आएगा तो ये क्षेत्रफल और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब सूर्य से दूर पृथ्वी रहती है तो ये क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है तो समान समय अंतराल, यानी कि क्षेत्रफल बड़ा है तो समय अंतराल कम रहेगा यहाँ पे। और जब ये क्षेत्रफल कम होगा तो समय, यानी कि जब क्षेत्रफल कम होगा तो इसकी चाल बढ़ जाती है। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जब दूरी अधिक है, ठीक है, यानी कि ये क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, तो समय आपका यहाँ पे धीमा चलेगा। यानी कि जब ग्रह दूर रहेगा तो इसका क्षेत्रफल आपका क्या है, अधिक है, तो ये यहाँ पे धीमा चलेगा। और जैसे ये आपके ग्रह के पास आए, यानी तारे के पास आएगा, तो ये क्षेत्रफल कम हो गया, तो ये अपनी स्पीड क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। क्यों बढ़ा लेगा, क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए, क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए। जैसे यहाँ पे तो क्षेत्रफल बड़ा है तो समय आराम से चलेगा, यानी कि धीरे धीरे चलेगा, क्षेत्रफल पर्याप्त है। लेकिन जब यहाँ आपके तारे के पास ग्रह आया तो क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। तो क्षेत्रफल यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करता है। तो अगर समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करता है तो यहाँ पे क्षेत्रफल छोटा है, तो उसी समय में ज़्यादा दूरी तय के क्षेत्रफल बराबर करेगा। समझ आई बात ना, उसी समय में ये ज़्यादा दूरी तय करेगा तभी तो क्षेत्रफल समान करेगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इतना आराम से चलेगा, और यहाँ पे क्षेत्रफल इसका कमी पड़ गई तो ये अपना स्पीड यानी चाल बढ़ा करके ये क्षेत्रफल को क्या कर लेगा, बराबर कर लेगा। समझ में आई बात ना। तो दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई ग्रह जो है किसी तारे का चक्कर लगाता है, तो पहली बात तो पहला नियम इन्होंने क्या कहा कि दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करता है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल बड़ा है तो ये इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम रहेगी। और उसी समय में जब यहाँ पे आएगा तो क्षेत्रफल कम है तो क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, और तेज चलेगा, ताकि उसी समय में क्षेत्रफल बराबर कर ले। समझ में आई बात ना, ताकि उसी समय में क्षेत्रफल को बराबर कर ले, तभी तो वो नियम लागू हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई ग्रह जो है पृथ्वी के पास आता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, और जब पृथ्वी से तारे से दूर जाता है तो उसकी चाल घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ जाने से चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्षेत्रफल कम हो जाने से चाल बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल को बराबर करना है। समझ में आई बात ना। तो बस इतना दूसरा नियम है कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को पार करता कौन, ग्रह। और क्षेत्रफल कौन है, ये वाला क्षेत्रफल है। समझ में आई बात ना। तो ये नियम है आपका कौन सा, केपलर का दूसरा नियम है। लिख लो इसको, क्षेत्रीय चाल का नियम हेडिंग है ना। लिखना, इस नियम के अनुसार ग्रह के सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा ब्रैकेट में लिखना त्रिज्या वेक्टर हो गया, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। हो गया, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। तो यहाँ पे ये धीमा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल पर्याप्त हो गया, इसलिए धीमा चलेगा उसी समय के लिए, और उसी समय में यहाँ पे क्षेत्रफल उसका कम मिल रहा है, तो क्षेत्रफल को पूरा करने के लिए स्पीड क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। तो
तो यहाँ पे जब तारे के पास ग्रह आता है तो चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब तारे से दूर जाता है तो चाल घट जाती है। समझ में आ गई बात ना? तो ये आपका दूसरा नियम है। अब नोट पॉइंट लिखना, केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर, सिद्धांत पर आधारित, आधार पर सिद्धांतित है। चलो दूसरे दोनों नियम समझ में आ गए ना? तो पहला तो बहुत आसान है, दूसरा भी आसान है, दूसरा कठिन नहीं है। तो पहला क्या है कि कोई भी ग्रह होता है वो तारे के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, और जो तारा होता है उसके फोकस पर होता है। ये प्रथम नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या है कि कोई भी ग्रह जो होता है वो तारे से जो बीच में एरिया होती है, ये क्या होती है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल, दूरी नहीं, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। अब यहाँ पे अगर क्षेत्रफल अधिक है तो यहाँ पे इसका समय यानी कि चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और यहाँ पे क्षेत्रफल कम है तो इसको बराबर करने के लिए चाल अपनी क्या कर लेगा, वो बढ़ा लेगा। समझ में आ गई बात ना? तो तीसरा नियम लिखना, परिक्रमण काल का नियम, आवर्त काल का नियम, ये भी है, या आवर्त काल का नियम।